नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। कहानी शुरू करने से पहले इतना आपको बता दूँ कि जो भी मैं आपको बताऊँगा सच्ची घटना के आधार पर बताऊँगा, और मेरा मोटिव आपको डिस्टर्ब करना या डराना नहीं है, सिर्फ सतर्क करना। तो कहानी शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इसी रायपुर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया एक बहुत शरीफ रिटायर इंजीनियर थे, जो कि सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। सबसे छोटी बेटी रूपल ओपले, 23 वर्ष की उम्र, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी, सपना एयर होस्टेस बनने का। इसीलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो रायपुर से मुंबई चली, ताकि वो एयर होस्टेस की नौकरी कर पाए और हवा में उड़ पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए। पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, चंडीगढ़ से अपनी पढ़ाई पूरी करके आई थी। इसी कारण किसी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी के साथ उसका टाई अप हुआ कि 6 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद उसे अच्छी नौकरी दे दी जाए। इसलिए वो मुंबई पहुंचती है। सारा परिवार बहुत खुश था कि चलो बेटी ने जो चाहा वो मिल गया, 6 महीने ट्रेनिंग के बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो सारा परिवार उसके लिए बहुत खुश था। रूपल की एक कज़न जिसका नाम ऐश्वर्या था, वो पहले मुंबई में रहती थी। इसने फैसला किया कि उसके साथ ही जाके रुकेगी। तो दोनों बहनों ने मिलकर इकट्ठे रहने का फैसला किया और एक फ्लैट किराए पे लिया। जिस सोसाइटी में उसने फ्लैट किराए पे लिया था, उस फ्लैट का नाम था एपी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। उसी में एक फ्लैट लेकर वो दोनों बहनें रहने लगी। ट्रेनिंग जारी थी, सुबह जाना शाम को आना, ऐश्वर्या अपने काम पे जाना, उसने अपने ट्रेनिंग के लिए जाना। तो दिन अच्छे निकल रहे थे। कब दिन निकल जाता था पता भी नहीं चलता था। दिन बीते गए। ये बात आज से 3-4 महीने पहले अप्रैल मई की है। अचानक उसकी कज़न को, रूपल की कज़न ऐश्वर्या को, कुछ काम के लिए मुंबई से रायपुर अपने घर वापस आना पड़ा। 2-3 दिन का काम करने के बाद राखी का त्यौहार आ गया, तो उसने सोचा कि चलो अब 2-3 दिन और रुक के जाओ। रूपल वहाँ पे अकेली थी। अपना सुबह ट्रेनिंग पे जाना, शाम को अपना काम घर पे आना, यही उसका रूटीन था। एक दिन संडे वाले दिन वो सुबह अपने टाइम से 9 बजे उठी, घर पे फ़ोन किया, घंटा 1.5 घंटा बातें करती रही। ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया, जो नॉर्मल बातें होती हैं। भाई से, बहन से, राखी का त्यौहार था, बातें करती रही। अचानक उसने बोला कि 10:30 हो गए हैं, चलो मैं नाश्ता वगैरह करके आपको थोड़ी देर में दोबारा रिंग करूँगी, या हम बात कर लेंगे। घर वालों ने सहमति दिखाई, चलो ठीक है यार, थोड़ी देर रुक के बात करते हैं। थोड़ी देर बाद 12-12:30 बजे फिर घर वालों ने फ़ोन किया। एक बार किया, नहीं उठाया। दूसरी बार फिर फ़ोन किया, फिर भी रूपल ने फ़ोन नहीं उठाया। तो घर वालों ने सोचा चलो सो गई होगी, 1-आधा घंटा रुक के कर लेंगे। जब फिर शाम को फ़ोन किया तब भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनको थोड़ी सी चिंता होने लगी कि रूपल पहले ऐसे कभी नहीं करती है। अगर कभी फ़ोन नहीं उठाती है तो एक मैसेज कर देती है कि हम बिज़ी, मैं बाद में बात करूँगी। लेकिन उस दिन ना तो कोई फ़ोन आ रहा था वापस, ना कोई मैसेज आ रहा था, और ना ही वो फ़ोन पिक कर रही थी। घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई। अब मुंबई में रूपल की कज़न के अलावा और उसके साथ में कोई नहीं रहता था कि जिससे जानकारी मिल सके कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। पूरा परिवार बहुत परेशान था। उसने ऐश्वर्या से पूछा कि तुम तो पहले वहीं रहती थी, कि तुम्हारा कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई तो होगा जिससे पता लगाया जा सके। तो उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि ऐसे एपी हाउसिंग फाइनेंस अपार्टमेंट में मेरी एक बहन रहती है, बड़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रही, तुम जाके पता करो भी क्या सिचुएशन है वहाँ पे।
अब वो दोस्त घर पे जाता है, वहाँ पे जाके डोर बेल बजाता है, आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो एक बार बेल बजाता है, कोई रिप्लाई नहीं आता। 2-3 मिनट बेल बजाने के बाद भी जब वो रिप्लाई नहीं करती या गेट नहीं खुलता, तो वो घर पे फ़ोन दोबारा करता है कि वहाँ से गेट नहीं खुल रहा है। ऐश्वर्या उसको बताती है कि हाउसिंग कॉलोनी के नीचे एक डुप्लीकेट की मेकर बैठता है, उसकी मदद से गेट खुलवाओ। उसने उसी सोसाइटी के 2-3 आदमियों को, सदस्यों को अपने साथ लिया और वो चाबी वाले को लेकर वहाँ पहुँच गए। जैसे गेट खुला, सामने का दृश्य एकदम परेशान करने वाला था, चीख निकालने वाला दृश्य था। रूपल जमीन पे गिरी हुई थी, उसके गले पे कट लगा हुआ था तेजधार चाकू का, पूरा जमीन लहूलुहान था, उसके जिस्म से खून बहकर खत्म हो चुका था। ऐसा देखकर सब लोगों की चीख निकल गई। रायपुर में खबर की गई उनके माँ बाप को कि रूपल का कत्ल हो चुका है। ये खबर सुनने के बाद घर वालों का जो रिएक्शन था वो तो आप समझ सकते हैं। सबसे छोटी बेटी सपने बड़े बड़े लेकर मुंबई पहुंचती है, 3 महीने वहाँ रहती है, नौकरी मिलती है। लाडली बेटी, एयर होस्टेस का सपना, ऊपर से ये खबर। खैर, लोगों ने, पुलिस ने खबर की, पुलिस वाले तुरंत वहाँ पहुँच गए, मौके पे शिनाख्त की, पूरे कमरे की तलाशी ली, फोरेंसिक वालों को बुलाया गया, उन्होंने भी आकर अपनी जांच की। जब शुरुआती जांच में पुलिस को ये तो पता लग गया कि रूपल 10:30 बजे तक जिंदा थी, वो फ़ोन पे थी, 12 बजे तक भी वो जिंदा थी। जो भी हुआ है 12 से 2 के बीच में हुआ है। इसी दौरान घर वालों ने फ़ोन भी किया था, बहुत सारी मिस कॉल थी उसके फ़ोन पे, तो फ़ोन नहीं उठाया। अब पुलिस ने कई टीम बनाई, अलग अलग टीमों को काम दिया गया, सीसीटीवी खंगाले गए, गेट का रजिस्टर चेक किया गया, एंट्री चेक की गई, मोहल्ले वालों से पूछा गया, तो कुछ भी उनके हाथ में नहीं लगा, कुछ भी समय नहीं आया। फिर आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए, देखे गए, तो कुल 35 लोगों को देखा गया आसपास। उसमें कुछ लोग तो कॉलोनी के थे, और उनसे पूछताछ में पाया कि वो भी कुछ नहीं जानते, वो जो कह रहे हैं सब सच है। अब रात हो चुकी थी। अगले दिन सुबह पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। अब पुलिस हर चीज़ खंगाल रही थी, पर्सनल लाइफ, कहाँ जाती थी, कहाँ आती थी, क्या करती थी, कुछ मानसिक तौर पर परेशान तो नहीं थी, बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती, पर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था जिससे पुलिस को कुछ क्लू मिल सके। अब जो लोग 35 लोग कैमरे में दिखे थे, सबको बुलाया गया, दोबारा उनसे बातचीत की गई, लेकिन फिर भी कुछ हाथ में नहीं लगा। अब पुलिस को ये लगा कि कातिल कोई बाहर का नहीं है, अंदर का ही है, जो आराम से अंदर आ जा सकता था। मैनेजमेंट से बात की गई, आस पड़ोस से बात की गई, जितने वर्कर, हाउसकीपिंग, मेड, सफाई कर्मचारी, जितने भी लोग इस कॉलोनी में इन्वॉल्व थे, सबकी लिस्ट मंगवाई गई। लिस्ट मंगवाकर सबको बुलवाया गया। पुलिस ने इस शक पे सबको बुला लिया, अगर इसमें से कोई भी मिसिंग हुआ, भाग गया या ना मिला, तो हो सकता खूनी वही हो। लेकिन सभी की हाजिरी पूरी थी। जितने बंदों की लिस्ट उनके हाथ में आई थी, वो सारे बंदर वहाँ हाजिर थे, सारे बंदे वहाँ हाजिर थे। अब 35 लोग भी बेदाग निकल गए, ये सारे बंदे भी हाजिर हैं। फिर भी चलो, पुलिस ने अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी की, स्टार्ट किया पूछताछ। लेकिन पूछताछ करते करते एक सफाई कर्मचारी, जिसके गले पे ताजे चोट के निशान थे, हाथ में भी चोट का निशान था, उससे पूछा गया कि ये चोट कैसे लगी। उससे बोला सफाई करते करते लग गई। लेकिन पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछा,
तो उसने कहा कि हाँ, यह कत्ल मेरे से हुआ है। अब इकरार जुर्म तो हो गया। अब ये आदमी जिसकी उम्र 35 साल है, इसका नाम है विक्रम अटवाल। जांच में यह भी पता चला कि इसकी बीवी इसी सोसाइटी में ही सफाई का काम करती है। अब पुलिस ने विक्रम अटवाल पर संडे का रूटीन क्या था ये जांच शुरू कर दी। लोगों से पूछताछ की कि विक्रम संडे को काम पे आता है, सफाई करने आता है, कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है। लेकिन इस दौरान फिर एक द्वारा सीसीटीवी को खंगाला गया। कई बार पुलिस को जो एंगल दिखता है वो सच नहीं होता या सही नहीं होता, उनके समझ में नहीं आता। तो सीसीटीवी की जांच में पुलिस ने ये पाया कि संडे की सुबह 10:30 बजे वो इसी कॉलोनी की तरफ, सोसाइटी की तरफ आ रहा था। उसने यही वर्दी पहनी हुई थी और इसी रंग की वर्दी पहनी हुई थी। सबसे पूछताछ की गई कि हर बार इतना टाइम ही लगता है, 2-2.5 घंटे। लोगों ने बताया कि एक घर में सफाई करने के 10 से 12 मिनट लगते हैं। चलो 2 घंटे भी कोई बात नहीं थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि जब विक्रम ने सोसाइटी के गेट से एंटर किया तब उसकी वर्दी पहनी हुई थी और तकरीबन 1:30 बजे वो वापस आया, तब उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, पैंट शर्ट पहनी हुई थी, वो वर्दी में नहीं था। तब लोगों से पूछा गया क्या ये लोग वर्दी यहीं अंदर ही बदलते हैं, वर्दी साथ में लेकर आते हैं? तब उन्होंने बताया कि नहीं, ये कर्मचारी वर्दी साथ में लेकर नहीं आते हैं, ड्रेस अपने साथ में लेकर नहीं आते हैं, यहाँ से घर जाने के बाद ही अपने कपड़े चेंज करते हैं। अब उसने बताया कि पहले भी वहाँ सफाई करने आता था, उसको पता था कि ये 2 बहनें रहती हैं, लेकिन अब इसको ये भी पता था कि ये अकेली है। उसकी नीयत खराब हुई, उसने अंदर जाकर मनमानी करने की कोशिश की, उसने विरोध किया और इसे चाकू मारा। पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि संडे वाले दिन ही नीयत खराब हुई, संडे वाले दिन ही उस कमरे में गया, संडे वाले दिन ही मनमानी की और संडे को चाकू मार दिया। जब बात यह है एक कि क्या सफाई कर्मचारी जब सफाई करने जाता है अपने साथ में चाकू लेकर जाता है? एक बात यह भी थी कि जब सफाई कर्मचारी सफाई करने जाता है क्या अपने एक जोड़ा कपड़े साथ में लेकर जाता है? जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। फिर उसे दोबारा सख्ती से पूछा गया कि सच सच बताओ। फिर उसे यही कहा कि हाँ, मेरी नीयत से पहले पे ख़राब थी। उस दिन अचानक संडे था, वो अकेली थी, मैं सोच कर गया था अगर वो अकेली मिलेगी तो मनमानी करूँगा, अगर कुछ विरोध करेगी तो चाकू से कत्ल कर दूँगा। लेकिन वर्दी वाली बात अभी भी हजम नहीं हो रही थी, वो खुल के नहीं सामने आ रही थी। फिर पुलिस ने एक अनुमान लगाया कि चाकू लेकर गया, कत्ल करने के बाद खून के छींटे तो पड़ेंगे, तो उस कपड़े में तो बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए वो कपड़े साथ में लेकर गया। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। बात सिर्फ ये नहीं थी कि नीयत खराब होने के कारण उसने उसे कत्ल कर दिया। क्या ये प्री प्लान था? अब मुंबई पुलिस के अनुसार उन्होंने पूरा मामला सुलझा दिया, लेकिन 100% अभी भी यह मामला सुलझा है, बात कहीं ना कहीं बीच में रह गई। इसी केस को याद करके एक आपको याद होगा कि मुंबई में 2019 की बात है, वहाँ एक लड़की फ्लैट में अकेली रहती थी, वहाँ भी उसका इसी तरह चाकू से कत्ल किया गया था और उस लड़की का नाम था पल्लवी पुरकात्स। वो फ्लैट में अकेली रहती थी। 2019 में ऐसे ही चाकू से उसकी जान चली गई थी। उसके अंदर भी गार्ड भी इन्वॉल्व था, क्योंकि वो फ्लैट में अकेली रहती थी, वो चाबी बाहर नहीं रखी जाती थी। गार्ड को पता था कि वो चाबी कहाँ रखी जाती है, कितने बजे आती है, कब सोती है, कब खाती है, कब पीती है। तो उसकी नीयत भी इस पर ख़राब थी। उसको पता था कि अगर शाम को वो आएगी, चाबी उठा के रूम में जाएगी, वो अकेली होगी। उसने चाबी पहले ली, उसके आने से पहले गेट खोलकर अंदर बिजली की तारों से छेड़खानी की, ताकि जब वो लाइट नहीं चला पाएगी तो मुझे मदद के बुलाएगी, इस तरह मेरा काम आसान हो जाएगा।
हुआ वही, शाम को वो आई, अपना अपना गेट खोला, लाइट ऑन की, लाइट ऑन नहीं हुई। उसने गार्ड को मदद के लिए बुलाया। वही बात, गार्ड अंदर गया, अपने अपने मनमानी शुरू की। जब उसने चिल्लाना शुरू किया तो उसने गर्दन काट दी। ये बात 9 अगस्त 2019 की है और उस गार्ड की उम्र भी 35 वर्ष थी और वो उसकी एक बीवी और 2 बच्चे भी थे। हालांकि बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और टाइम के साथ वो जेल से भाग भी गया था। फिर दोबारा उसको जम्मू से पकड़ा गया। अब वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। उस गार्ड का नाम सज्जाद था। तो कहीं ना कहीं रूपल की कहानी पल्लवी और काश से मिलती जुलती है। तो दोस्तों, मेरा आपको कहानी बताने का मकसद यही था कि जो हमारी सोसाइटी के सफाई कर्मचारी, हाउसकीपिंग मेड या गार्ड या चौकीदार जो भी होते हैं, उन सब से अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनको सब पता होता है हम कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब खाते हैं, कौन सोते हैं, कौन आया, कौन गया, क्या किया, हर चीज़ की नॉलेज इनको होती है। और ये लोग इसी का फ़ायदा उठाकर ही कोई ना कोई अपराध कर बैठते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी की नई कहानी के साथ आपके साथ आऊँ तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, मैं आपको हर सच्ची घटना से रूबरू करा सकूँ, जागरूक करा सकूँ। तब तक के लिए अलविदा दीजिए।